जी। तो ठीक है, आज हम फिर अब उसके कॉजेस की बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाने के बाद क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, क्या क्या रीजंस होते हैं हमने ये डिस्कस कर लिया था। तो कोई बताएगा कि क्या क्या रीजन होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या रीजन होते हैं? सर इसमें रक्त का प्रवाह तेजी से होता है। उसका रीजन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर को हम तभी कहते हैं ना जब ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। रीजन क्या होते हैं? जी। आप फास्ट फूड खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो। गलत खान गलत गलत खा रहे हो मतलब गलत क्या खाते हैं? गलत खान पान बोल रही थी मैं। गलत काम, मोमोज तो इतने अच्छे होते हैं, गलत खाए हो। लेकिन हाँ, हमारी सेहत के ज्यादा क्रोध, ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, है ना, फालतू का स्ट्रेस लिए जा रहे हो, सो नहीं रहे हो। ठीक है, नाइट नाइट में सोशल मीडिया पर हो, लेट नाइट। तनाव के कारण। हाँ, सबसे मेन रीजन होता है जब आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती तो आप फ्रेश फील नहीं कर पाते। जब आपकी नींद नहीं पूरी हो पाती तो आप सुबह लेट उठते हो तो फिर आलस, आलस के बाद जो मिल रहा है वो खा रहे हो। सुबह फूड का फिर इरेगुलरिटी आ जाती है, लाइफस्टाइल पूरी इरेगुलरिटी आ जाती है। तो इन सब चीजों से फिर जब इरेगुलरिटी सारी चीजों में आ जाती है तो फिर हम जो टारगेट्स बनाते हैं, जो गोल हमने डिसाइड कर रखे होते हैं वो अचीव नहीं हो पाते, पर डे के भी नहीं अचीव हो पाते और इससे स्ट्रेस आता है और फिर क्या होता है, ब्लड प्रेशर की शिकायतें हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड रीजंस हैं, तो इनको ध्यान रखिए। और अब हम बात करते हैं कि रक्तचाप के कारण या हाई ब्लड प्रेशर के कारण, जिसको हम उच्च रक्तचाप होते हैं, क्या क्या स्पेशली रीजन हो सकते हैं। देखिए, हम पहली बात करें, पहले हेडिंग डाल लें। उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण, पहला है चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, ये भी ना करें किसी से, भय आदि। तो ये सारे रीजंस हैं जिनसे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रह सकती है, इनको अपने आप से दूर रखें। नेक्स्ट, बार बार या आवश्यकता से अधिक खाना, थर्ड है मैदा से बने खाद्य पदार्थ, ज्यादा मात्रा में चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मांस,
चाय का अधिक सेवन, सिगरेट, शराब, श्रमहीन जीवन, व्यायाम का अभाव, पेट संबंधी पुरानी बीमारी। तो ये कुछ रीजन है जो ब्लड प्रेशर को इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। और एक यूनिवर्सिटी है, फार्मेकोजी विभाग, कोलन विश्वविद्यालय, जर्मन की, उन्होंने एक रिसर्च किया है और रिसर्च में उन्होंने पाया है कि अगर आप चॉकलेट खाते हो, ग्रीन टी पीते हो, तो आप ब्लड प्रेशर को, या मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन टी पीजिए, चॉकलेट खाइए और हाई ब्लड प्रेशर से बचते रहिए। अब आते हैं हम, ये भी सुना है कि ज्यादा चॉकलेट खाने से स्टोन बनते हैं सर। बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रहा है और क्वेश्चन का साउंड कम आ रहा है। हेलो सर, सालू, ऐसा सुना है कि ज्यादा चॉकलेट खाने से स्टोन बन जाता है। अरे इतना चॉकलेट मत खाइए कि स्टोन बन जाए, डाइजेस्ट कर लो, इतना चॉकलेट खाइए। ये सब बहुत नॉनसेंस होता है। अच्छा सर, एक चीज आप पूछ लीजिए, जैसे बॉडी में जैसे सोडियम और पोटेशियम की टेस्टिंग कराते हैं, तो इसका क्या रोल रहता है सर, सोडियम और पोटेशियम का बॉडी में? क्या रोल रहता है? जी सर, जैसे टेस्टिंग कराई जिसमें कहते हैं कि पोटेशियम भर गया, अब तुम्हें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इससे ये प्रॉब्लम्स है, ऐसे सोडियम का हो जाता है सर। तो ये क्या रोल होता है इनका बॉडी में, सोडियम और पोटेशियम का? सोडियम और पोटेशियम बेसिकली आयंस हैं। तो जब सेल्स में चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, आपने पढ़ा होगा, सेल से पढ़ा होगा, तो सेल की झिल्ली के बारे में पढ़ा होगा, अर्धपारगम पारगम में। तो ये जो आयंस होते हैं ये हेल्प करते हैं, जो झिल्ली है उसके उससे होते हुए, अर्धपारगम में झिल्ली है या पारगम झिल्ली है, उससे होते हुए ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में सोडियम कम हो जाता है या और जो आयन है, मिनरल्स, वो कम हो जाते हैं, तो आपको थकावट फील होती है। ठीक है, प्रॉपर जो सेल्स की रिएक्शंस है वो नहीं हो पाती है, तो उसके कारण अगर प्रॉपर सेल्स नहीं होगी तो एनर्जी का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता है। तो ये सारे रीजंस आपको दिखाई देंगे, आपको थकावट होगी, आपको आलस आएगा, ये सारी चीजें आपको, अगर मिनरल्स की कमी है, जिनको हम सोडियम मिनरल्स कहते हैं, या पोटेशियम हुआ। और पोटेशियम ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोडियम का एक ही काम है या पोटेशियम का एक ही काम है। पोटेशियम जब आपके चोट लग जाती है और ब्लड का फ्लो होता है, तो वहां पर प्लेटलेट्स हमने पढ़ाया, तो बताया था कि प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग में आती है। तो सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स हेल्प नहीं करती, आपका कैल्शियम के आयंस होते हैं या सोडियम से, वो सॉरी पोटेशियम जो है वो हेल्प करते हैं। और अगर बात करें फास्फोरस की, कि अगर फास्फोरस कम हो गया, फास्फोरस आपका हेल्प करता है कि ये जो हमारे बोन्स होते हैं, जिनको हम हड्डियां बोलते हैं, उनको बनाने में फास्फोरस हेल्प करता है। तो अगर फास्फोरस का लेवल कम हो जाता है तो हमारी जो बोन्स है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, और जब बोन डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है तो फिर आपके फ्रैक्चर हो गया तो जल्दी टूटने के चांसेस रहेंगे। आपकी हड्डियां अगर नॉर्मल गिरते हो तो हड्डियां टूटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और इसी के साथ और भी सारे आयंस हैं, उनसे भी, मतलब ये नहीं कह सकते कि एक आयन सिर्फ एक ही वर्क करता है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, लाखों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो सब में उनका रोल होता है कहीं ना कहीं। ठीक है सर, हम रक्तचाप के वर्गीकरण की बात कर रहे थे, तो हमारे पास कुछ स्टैटिकल डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि हाइपोटेंशन या
एवरेज ब्लड प्रेशर क्या है, अगर हम एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करें तो उसका ब्लड प्रेशर क्या रह सकता है, और अगर एक प्री हाइपरटेंशन वाला व्यक्ति है या हाइपरटेंशन वाला व्यक्ति है तो उसका जो है ब्लड प्रेशर क्या क्या रह सकता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्लास या श्रेणी, किस श्रेणी में आ रहा है वो, यहाँ लिख लेते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, हमने क्या बताया था, कौन से प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं हम डायस्टोलिक। नहीं बताओगे? सिस्टोलिक सर धमनियों पर जितना प्रभाव है सर होता है। प्रभाव है ऊपर का हमने यहाँ बोला इसलिए जब ब्लड होकर बाहर आता है तब जब प्रेशर बनता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ब्लड पंप करने के बाद हार्ट जब थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में आता है, रिलैक्स स्टेट में आने का मतलब ये नहीं है कि वो बंद हो जाता है, हार्ट कभी भी काम करना बंद नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वो पंप करने के बाद थोड़ा सा स्थिर अवस्था में आता है वहां, अब जब वो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं या नीचे का प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपोटेंशन की। हाइपोटेंशन मतलब क्या क्या बताया था हमने, हाइपोटेंशन हाई ब्लड प्रेशर। ना ना ना, हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन बताया था आपने। वो हाइपर होता है, ये हाइपो है, हाइपर। ओके, समझ रहे हो, थोड़ा सा अंतर है। तो लो ब्लड प्रेशर। हाँ, हाइपो है, हाइपो जहां भी आपको लगे, हाइपो ब्लड प्रेशर में ही नहीं, अगर हाइपो आपको और भी, ये जो हाइपो शब्द है ये आपको और भी सारे वर्ड के साथ दिख सकता है, और हाइपर जो वर्ड है ये भी आपको और सारे वर्ड्स के साथ दिखता है। तो जहां पर हाइपर आ जाए वो मतलब ऊपर की बात हो रही है, या हाइपो आ जाए वो मतलब लोअर ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, या किसी लो चीज के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो लो चीज के हम कंपैरिजन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर सामान्य है किसी का ब्लड प्रेशर तो वो क्या कंडीशन नहीं, सामान्य कंडीशन में देखिए 90 टू 119 तक हो सकता है और 60 टू 79 तक हो सकता है। ठीक है, ये डेटा ये नहीं है कि हम इसको एग्जैक्टली डेटा मानते हैं, क्योंकि जब हम डेटा निकालते हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं लोगों पर। ये जो डेटा निकाला गया है ये 2003 में एक जेएनसी करके कोई है, तो उन्होंने एक सर्वे कराया उसके अकॉर्डिंग निकाला है, और उन्होंने ये जो सर्वे कराया वो 18 प्लस के सारे जो लोग हैं, जो भी पर्सन उन्होंने इंक्लूड करे अपनी स्टडी में, उन्होंने 18 प्लस के लोगों को रखा, और सारे के सारे ऑफिस वर्कर्स थे, और उन्होंने एक नॉर्मल कंडीशन में रखते हुए उनका ये जो डेटा है लिया है, ये जो ब्लड प्रेशर है वो लिया है। अब इसके बाद आते हैं प्री हाइपरटेंशन में। प्री हाइपरटेंशन में हमने क्या बताया था, क्या होता है प्री हाइपरटेंशन? बोलिए। नहीं सर, हम नहीं बोले। फिर हाइपरटेंशन, लेवल 1। सर ये हाइपोटेंशन में 90 के मतलब इसका मीन्स क्या है, 90 से अबव होगा? प्री हाइपरटेंशन के हाइपर हाइपोटेंशन लेस देन 90, लेस देन 90, हाइपोटेंशन लेस देन 90, लेस देन 60। फिर आता है हाइपरटेंशन लेवल 2, जिसमें ग्रेटर देन 160 होता है और इक्विवेलेंट हो सकता है 160 के, और जो डायलिस्टिक प्रेशर है ग्रेटर देन 100 और इक्विवेलेंट 100। ये थोड़ा
तो ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन हो गया। लिख लिया, आगे बढ़े। सर रुक जाइए। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके प्री एग्जाम्स में आ चुके हैं ब्लड से रिलेटेड, तो हम आपको वो थोड़ा सा पूछ ले रहे हैं, वन लाइनर है, तो आप प्लीज बताने का कोशिश करिएगा। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन दिया है 2018 का, बता रहा है कि लाल-उदिन कणिका का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन सुनिएगा पहले, 120, 127, 107, 197। 127। वेरी गुड। अच्छा, मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये तो हमने भी करवाया नहीं। रुधिर का जब थक्का बनता है तो उसमें किसका वर्क होता है, किस कणिका का काम होता है। लाल रुधिर कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्लेटलेट्स। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण ब्लड का कलर लाल होता है। इट्स फाइब्रोजिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिन और एंटीजन। हाँ, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, रक्त के कार्य बताइए। ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। हार्मोन्स का संवहन, पोषक पदार्थों का संवहन, तापक्रम का नियमन, जिसको कंट्रोल कहते हैं, और लास्ट है आपका ऑल दी अबव या ग्रुप सभी। ऑल दी अबव। नेक्स्ट बताइए, आरबीसी के जीवन की अवधि कम हो जाती है। हीमोफीलिया में, थैलेसीमिया में, एनीमिया में। एनीमिया। हमने आपको बताया था जब ये करवाया था, एनीमिया एक अलग केस हो जाता है। बताइए। एनीमिया में तो कम हो जाती है जब ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में। सर आरबीसी का फुल नेम। रेड ब्लड की लाइफ साइकिल कम हो जाती है किसमें, थैलेसेमिया में, हीमोफीलिया में, या एनीमिया में, या नन ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। एनीमिया में बेटा क्या होता है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, उनकी डेड रेट बढ़ जाती है। लेकिन जब हम आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात करते हैं या लाइफ स्पैन का कम होने की बात करते हैं, तब हम कहते हैं इस कंडीशन को थैलेसेमिया कहते हैं। शायद हमने लिखवाया भी होगा। थैलेसेमिया। ओके, ये किस तरह की परेशानी है सर, थैलेसेमिया? होता है ना, तो लाइफ स्पैन कम हो जाता है आरबीसी का, और जब लाइफ स्पैन कम हो जाएगा फिर आपका हीमोफीलिया स्टार्ट करेगा। जब आरबीसी कम होती जाएंगी तो फिर इसके बाद क्या आएगा, एनीमिया आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, और इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहेंगे, परेशान ना होइए जब तक आपके एग्जाम नहीं है हो रहे स्टार्ट। तब वो पूछ लीजिए जो एग्जाम में आए। क्या पूछ लीजिए सर, जैसे एग्जाम में जो आने वाले हैं ना वो क्वेश्चंस पूछ लीजिए। वही क्वेश्चन है ये, आप परेशान होइए, सेम यही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं जिनको हमें लग रहा है कि आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम ब्लड ग्रुप का सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है और किस तरह से हम ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को पढ़ते हैं। आपने कभी नाम सुना है ब्लड ग्रुप सिस्टम का या रक्त समूह प्रणाली का? जी सर। हाँ, क्या होता है सर, ये 4 तरह के ब्लड्स होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड बी, ब्लड ए बी एंड ब्लड ओ। 4 तरह के ग्रुप होते हैं। जी सर। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें हमें 4 तरह के ब्लड ग्रुप बताए गए हैं, या 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ऐसा हम सुन रहे हैं ना। तो देखिए ब्लड ग्रुप क्या है कि हर व्यक्ति का एक ब्लड का
ग्रुप होता है। अब उस ग्रुप को हम बताते कैसे हैं? सबसे पहले बात आती है कि उस ग्रुप को हम बताते कैसे हैं। तो देखिए, ग्रुप को बताने के लिए बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करा, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च करा। और एक साइंटिस्ट थे जिनको कहा जाता है लैंडस्टीनर। उनको लैंडस्टीनर को, ये थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा, लैंडस्टीनर को मानव रुधिर यानी कि ह्यूमन का जो ब्लड है उसका ग्रुप पता करने के लिए जाना जाता है, या सर्वप्रथम उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी या रिसर्च करा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो लैंडस्टीनर का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। अब बात आती है कि हम जब भी ब्लड ग्रुप को बताते हैं या ब्लड ग्रुप को जब भी हमें बताना होता है तो हम किस तरह से बताएं, किस बेसिस पे बताएं। जैसे कि सालू जी ने बताया कि सर ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O, ऐसे करके हमें ब्लड ग्रुप दिखाई देते हैं। तो अब इन ब्लड ग्रुप्स को बताते कैसे हैं? बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च करके निकाला कि ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनको डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2-3 चीजें होनी चाहिए। एक एंटीजन होना चाहिए, एक एंटीबॉडी होना चाहिए। उसके आधार पर कि किस व्यक्ति के पास कौन सी एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडीज है, हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। इसके बाद एक और चीज आई, RH फैक्टर। RH फैक्टर के आधार पर भी हमने, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया कि ब्लड ग्रुप जो है हम किस किस प्रकार से बता सकते हैं। कि अगर किसी के पास RH फैक्टर है, मतलब R पॉजिटिव है या R नेगेटिव है, उसके आधार पर भी हम इसको बता सकते हैं। लेकिन RH फैक्टर सर, RH फैक्टर तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है ना बॉडी में, ब्लड ग्रुप नहीं बताता। मैं भी तो वही पूछना चाह रही हूँ। मैं, एक तरह का प्रोटीन होता है ना RH फैक्टर, तो जो बॉडी में पाया जाता है। अगर बॉडी में RH फैक्टर है तो वो पॉजिटिव होता है, जिनकी बॉडी में RH फैक्टर नहीं होता वो नेगेटिव होते हैं सर। किसके लिए नेगेटिव होता है? जैसे ब्लड ग्रुप A है, B है, तो कहते हैं ना A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है, तो वो RH फैक्टर तो बता होता है ब्लड ना। ग्रुप, बता तो वो ब्लड ग्रुप ही रहा है ना बेटा। हाँ जी सर, ओके RH फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्रुप बताने के लिए, ठीक है। ओके सर। तो देखिए क्या होता है, जब भी हमें ब्लड ग्रुप बताना होता है या रक्त का जो टाइप है या प्रकार कहते हैं जब बताना होता है, तो हम क्या बताते हैं, हम लेते हैं रेड ब्लड सेल्स और उसकी सतह पर एक प्रतिजन जिसको हम एंटीजन कहते हैं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हम ये बताते हैं कि उसका कौन सा ग्रुप है, ठीक है। अब ये जो एंटीजन है, ये क्या एंटीजन है, ये क्या होता है, एंटीजन प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, लाइपोप्रोटीन या लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे टिश्यूज और सेल्स में उपस्थित होते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ब्लड ग्रुप को किस प्रकार से बता सकते हैं हम, वो देखिए। उससे पहले एक थोड़ी सी और एक और कहानी सुन लीजिए। एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ब्लड सोसाइटी है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अब तक 30 ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स पता करे हैं। 30 ह्यूमन ग्रुप भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो रक्त कोशिकाएं हैं या ये जो हम बता रहे हैं वो रेड ब्लड सेल्स के आधार पर हमने ग्रुप बनाए हैं। और इन जो 30 रक्त समूह हैं इनमें से 6000 से अधिक रक्त समूह में एंटीजन पाए जाते हैं। लेकिन ये जो एंटीजन्स हैं ये बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, या ये जो हम 30 ग्रुप्स बता रहे हैं ये बहुत ही ऐसे रेयर केसेस में दिखाई पड़ते हैं। और बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं ह्यूमंस के, मतलब मानव जातियों के, जो बहुत जैसी इंडेंजी, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जो ट्राइबल्स की जो जातियां होती हैं, मतलब कि जो बहुत ज्यादा
जो मेन जो स्ट्रीम है, मेन ह्यूमन स्ट्रीम है, जैसे कि अब हम तो बहुत सारे डेवलप हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे ह्यूमन है जो डेवलप नहीं हो पाए हैं, जो बहुत सारी ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं है, जैसे कि हम अंडमान निकोबार की जब बात करते हैं, तो ऐसे ही कंट्रीज में बहुत सारी ऐसी जगह हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे समूह हैं जिनमें कि ये पाए जाते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि एक व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो अपने पूरी लाइफ टाइम में एक ही रहता है, अगर कुछ स्पेशल कंडीशन या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ना हुई हो, जैसे कि अगर उसका किसी एक्सीडेंट के कारण या कोई अगर उसके जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ने खुद ही बॉडी में कुछ डेवलप कर लिया हो, अगर वो कंडीशंस ना हुई हो, तो ये जो ब्लड ग्रुप है पूरी लाइफ टाइम एक ही रहता है। ठीक है, अब देखिए हम ब्लड ग्रुप को कैसे बताते हैं, उसका एक हमारे पास चार्ट है, आप उसको देखिएगा। वो कुछ इस प्रकार है। स्क्रीन दिख रही है आपको क्लास? क्लास सुन पा रहे हो आप लोग? नहीं सुन पा रहे? जी सर, नहीं दिख रही सर। आवाज आ रही सर? सुन रहे हैं? आवाज आ रही है बस। नहीं सुन रहे क्लास सुन रहे हैं। अब दिख रहा है स्क्रीन पे आपको कुछ? जी हाँ, तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सर स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है। अभी सर चला गया। अभी कह रहे थे दिख रहा है। जी दिखा था बट अभी चला गया। एक सेकंड फिर से करते हैं। अब दिख रहा है? जी तो देखिए, अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं तो आपको ब्लड सेल्स कुछ इस प्रकार दिखेगी, ये जो आपको डायग्राम में दिख रही होगी। इसमें एंटीबॉडी जो पाया जाएगा वो बी टाइप का पाया जाएगा। ओवर टाइम एक सेकंड। हाँ, ये जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीबॉडी बी पाई जाएगी और जो एंटीजन है वो ए एंटीजन पाया जाएगा। तो अगर ये कंडीशन होती है तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। जब भी ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं तो हम एंटीजन और एंटीबॉडीज को ध्यान में रखते हुए आपका ब्लड ग्रुप बताते हैं। अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो वहां पर आपको अगर आपका ब्लड ग्रुप बी बताया जाता है तो उसमें एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी पाया जाएगा। ग्रुप अगर ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसमें एंटीबॉडीज कोई नहीं होगा और एंटीजन ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो उसमें एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाई जाएंगी और एंटीजन एक भी नहीं पाया जाएगा। तो इस आधार पे हम बताते हैं कि किस व्यक्ति का क्या ब्लड ग्रुप होता है। तो ये समझ में आया आपको? जी सर। क्या समझ में आया इसमें? सर यही समझ में आया है, एंटी बी और एंटीजन ए पाया जाएगा, वो मतलब ग्रुप ए में पाया जैसे कि जाएगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडीज कौन सी होगी, तो आप क्या कहेंगे? सर एंटीजन बी एंड एंटीजन ए।
दोनों पाए जाएंगे। एंटी दोनों क्या पाए जाएंगे? एंटी एंटीबॉडी बी पाई जाएगी और एंटीजन ए पाया जाएगा। जी अगर ए ब्लड ग्रुप है, आप सिंपल सा इसको एक तरीका ये कर सकते हो कि जो भी ब्लड ग्रुप होता है उसमें वही एंटीजन पाया जाता है ब्लड ग्रुप ओ को छोड़ के। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए ही होगा और उसका अपोजिट एंटीबॉडी बी होगा। ऐसे ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी ही होगा और एंटीबॉडी ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, लेकिन ब्लड एंटीबॉडीज कोई नहीं होएगा। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ है तो उसमें ना तो ए होएगा ना तो बी होएगा एंटीजन और एंटीबॉडी, फिर दोनों होंगे क्योंकि ए बी इस पर दिख ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हो। तो ये हमारे ब्लड ग्रुप का बात है कि हमारा ब्लड ग्रुप किस तरह से डिफाइन करा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं रक्तदान की। आपने लिखा हुआ देखा होगा रक्तदान महादान, उसको हटा दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जी सर। स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं सर। नो तो रक्तदान की जब हम बात करते हैं तो हम रक्तदान करते समय ये ध्यान रखते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा रक्त देना है और किस व्यक्ति को रक्त देने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है वो हम यहाँ समझेंगे। हेलो, आवाज चली गई। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। सर कल की मैथ की वीडियो डाल दीजिएगा सर, कल की मैथ की वीडियो नहीं है ऐप पे। क्या वीडियो डाल दी है मैंने? सर वो YouTube की जो वीडियो डाली है दोनों ना वो ऑन नहीं हो रही है, वो 9 वीडियो दिखा रहा है सर। चलिए हम देखेंगे क्या दिक्कत है उसमें। तो देखिए हम ब्लड डोनेशन की बात कर रहे थे कि ब्लड डोनेशन होता क्या है। तो जब भी हमें ब्लड डोनेशन करना होता है उसके लिए कि करना क्यों पड़ता है। देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को थैलेसेमिया हो गया, जैसे कि हमने बताया था आपको थैलेसेमिया क्या होता है, किसी को ल्यूकीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, तो ऐसे अगर रोग हो गए, किसी को डेंगू हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है ब्लड की जरूरत पड़ती है और ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वहां पर फिर ब्लड डोनेशन का काम हमें देखना पड़ता है कि हमें ब्लड की जरूरत है तो किसी और से हमें ब्लड लेना पड़ता है। अब सबके बाद आती है कि कौन कौन ब्लड दे सकता है, कौन व्यक्ति है जो ब्लड दे सकता है। तो ब्लड देने में रक्त समूह प्रणाली हो गई। आगे देखते हैं कि ब्लड देने में या रक्तदान की हम बात कर रहे हैं। रक्तदान हम इसमें बात कर रहे हैं कि रक्तदान कौन कौन कर सकता है। कौन कर सकता है? तो देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति नंबर 1 18 वर्ष से 65 के मध्य उसकी उम्र होनी चाहिए। दूसरा है उसका वजन 48 किलो या लगभग 100 पाउंड होना चाहिए। ठीक है, वजन की जो हम बात कर रहे हैं 48 किलो की, ये वेरी कर सकता है विद इन एज। किसी रोग से पीड़ित ना हो,
वह व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। शराब ना पीता हो या कोई नशीली दवा का सेवन ना करता हो वो व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है रक्तदान करते समय। और एक और बात आप इसके बाद देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति किसको रक्तदान कर सकता है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है? जी हाँ, तो एक साइड आपको डोनर दिख रहे हैं, रक्त देने वाले, दूसरे साइड आपको रिसिपिएंट दिख रहे हैं, रक्त को लेने वाले। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो ओ ग्रुप वाले को दे सकता है, ए, बी और ए बी, इन चारों ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए है तो वो ए को और ए बी दोनों ब्लड ग्रुप वालों को अपना ब्लड दान कर सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी दोनों को दान कर सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो सिर्फ ए बी वालों को दान कर सकता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्लड ग्रुप ओ है ये सभी को डोनेट कर पा रहा है, इस कारण इसको सर्वदाता कहते हैं। डोनर, इस कारण इसको क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। मतलब ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। इसलिए एक होता है सर्वग्राही। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको आप सारे ब्लड ग्रुप का रक्त ले पा रहा है यहाँ पर? वो कौन सा है? ए बी क्या है? सर्वग्राही। और वो क्या है? सर्वग्राही। ठीक है, इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जी तो ये सर्वग्राही कैसे है? सर पूजा मैम नहीं आती? सर हाँ बोलिए। सर पूजा मैम सर बोलिए। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने बताया कि ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं तो वो सबको ब्लड दे सकते हैं, तो प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना इसमें, तो पॉजिटिव वाले ही दे सकते हैं वो चीज? वो आरएच फैक्टर का बात है। अगर आप उसमें डिटेल में जाना चाहोगे तो हम बिल्कुल जाएंगे। देखिए सर ये ए बी बताइए सर, सर्वग्राही कैसे है? ए बी सर्वग्राही इसलिए क्योंकि वो सभी से ब्लड ले सकता है। देखिए ब्लड ग्रुप ओ को भी, ब्लड ग्रुप ओ से भी डोनेशन ले रहा है वो। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है वो भी ए बी को दे सकता है, अगर किसी का बी है वो भी ए बी को दे सकता है, और ए बी वाला तो दे ही सकता है। तो क्योंकि वो सभी से अपना ब्लड डोनेशन ले सकता है या ब्लड ले सकता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? सर्वग्राही। सबसे ग्रहण कर सकता है सर्वग्राही, सबको दे सकता है सर्वदाता। ठीक है, सर ओ भी तो दे रहा है ना? वो हाँ सबको दे रहा है, इसलिए वो सर्वदाता है। वो सबसे ले नहीं पा रहा है, वो ले सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है।